हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये उत्कर्ष के द्वारा है। आपकी जो चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा है ना, तो उसके मॉडल पेपर दे रखे हैं। इसमें 10 मॉडल पेपर अगर आपने खरीद के खुद से कर रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं खरीदे हैं तो निश्चित तौर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, जैसे कि इसमें दे रखे हैं, इधर देखिएगा। जैसे सामान्य हिंदी है, यानी जो ग्रामर है उससे 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका सामान्य ज्ञान है इसके 70 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका गणित है इससे 15 क्वेश्चन। आप टोटल कर लीजिएगा, ये 1 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क्स के। बाकी जो समसामयिकी है, जैसे बेसिक कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान है, ये सभी सामान्य ज्ञान के अंडर में ही ये सभी चीज़ें इंक्लूड है, ये 70 क्वेश्चनों में। बाकी ये क्वेश्चन की संख्या है टोटल 120, 200 मार्क्स का। अब इसमें जो मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट दे रखा है, हम उसे देख लें। ठीक है, आप देखते चलिएगा। मैं वैसे तो एक्सप्लेन करूँगा, और फिर भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलूँगा। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। जैसे लालिमा है, तो अगर लालिमा की बात करें, कहीं ना कहीं ये आपके लाल से, यानी जो लाल मूल शब्द होगा, और लाल क्या है, एक विशेषता बता रही है, यानी विशेषण है, तो इससे ये बना है क्या, लालिमा। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन रही है। दूसरी देखिएगा, उतराई। उतराई का मतलब ये है उतरना। उतरना क्या है, एक क्रिया है, और ठीक है, और इससे बन रहा है क्या, उतराई। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे, ये पर एक भाववाचक बन रही है संज्ञा, तो हम ये कहेंगे कि उतरना है, ये क्रिया थी जिससे बना है उतराई, ये आपका भाववाचक संज्ञा बनी है। तो निश्चित तौर से यही राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कह रहा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब जैसे हरितिमा है, हरितिमा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हरा से बना है हरितिमा। तो हरा क्या था, हरा अपने आप में एक कह सकते हैं, हरा अपने आप में क्या था, विशेषण था, और उससे कौन सी संज्ञा बन रही है, कह सकते हैं भाववाचक हरितिमा। इसी प्रकार जैसे कालेमा है, जैसे काला होगा, वो काला क्या है, अपने आप में विशेषण, इससे क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा कालिमा। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो एकमात्र ऑप्शन था 2, जो आपकी क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन रहा था। उतरना क्रिया थी, और इसका अगर भाववाचक बनाएंगे तो उतराई बन रहा था। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, एक सेकंड रुकिएगा, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। चलो देखते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसे ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा क्या है। अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस विधि का बोध कराता है। अगर आप इसमें देखें ध्यान से, देखो अनिश्चयवाचक में तो यह कोई ऐसे शब्द मिलेंगे, तो निश्चित तौर से ये तो कोई है नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं होगा। संबंधवाचक और निजवाचक, इन दोनों में से होगा। अगर ध्यान से देखें तो संबंध की बात नहीं कह रहा है, जैसे जिसका जिसकी, यानी कोई संबंध भी नहीं बताया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि ये निजवाचक सर्वनाम का कारण हो जाएगा। और आप जानते होंगे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी चीज़ें याद रखना। हिंदी में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक आपने पढ़ा होगा, साथ ही साथ आपने निजवाचक पढ़ा होगा। तो जो निजवाचक है ना, वो यही पूछा है। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल बता, वो ये 6 प्रकार बता देते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, निजवाचक, इसके अलावा आपका निश्चयवाचक, फिर हो जाएगा 4 नंबर पे अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। इसके अलावा 5 नंबर पे मान लेते हैं आपसे प्रश्नवाचक, जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा था। बाकी ये संबंधवाचक 6 नंबर पे। तो ये 6 प्रकार क्या हैं, ये आपके सर्वनाम के प्रकार हैं 6, जिनमें से हमें केवल निजवाचक पूछा था। आप भला तो जग भला, तो आप मीन्स ये है कि खुद से बात कर रहा है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं निजवाचक है। समझे होंगे। ओवरऑल मैंने बताने की कोशिश की है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, किसका, 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर, कि अध्यापक ने लड़के को पीटा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया गया है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, अध्यापक ने लड़की को पीटा, किसे पीटा, लड़की को, तो लड़का क्या है, ये कर्म है,
और एक्चुअल में हमें पूछा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, तो हम ये कहेंगे ये आपकी कौन सी है, सकर्मक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए क्योंकि इसके अंदर कर्म है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 4 नंबर कि निम्नलिखित में से संख्यावाची विशेषण शब्दों का चयन कीजिएगा। संख्यावाची का मतलब उसमें एक आ रही हो या 2 आ रही हो या 4 लाख ऐसी चीज़ें हों, जैसे एक मेज, 4 लोग, 10 हाथी। इन्हें यानी ओवरऑल एक ही शब्द बताऊँ ना, जिन्हें आप है काउंट कर सकें, COUNT, यानी जो काउंटेबल नाउन होती है ना, या काउंटेबल चीज़ें होती है जैसे गिनने योग्य हो। अब आपसे कहे 1 लीटर है, अब 1 लीटर को गिन के बताइएगा, लेकिन ये 1 लीटर तो है, लेकिन ये लीटर जो चीज़ें होती है तरल चीज़ें, उन्हें ज़्यादा मापा नहीं जा सकता। जैसे कि बताइए कायर को माप के बताइएगा, सुंदरता को, जैसे नीचा, और ठीक है यह बात से तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे बहुत दूध, कुछ शहद, अधिक पैसा, तो इन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता। केवल काउंटेबल चीज़ें हैं, जैसे एक मेज को गिन सकते, 4 लोगों को 10 हाथी। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे इसमें से संख्यावाची विशेषण हो जाएंगे आपके 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से विशेषण शब्दों का चयन कीजिएगा। परिमाणवाचक का मतलब वो है, हमेशा ध्यान रखना, परिमाण का मतलब 2 चीज़ें होंगी इसमें। एक तो ऐसे कह सकते काउंटेबल होंगी, एक होगी अनकाउंटेबल। काउंटेबल वी चीज़ें होती जिन्हें हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, गिन सकते हैं। एक होगी परिमाणवाचक, जो मोस्टली आप देखेंगे तरल चीज़ें होंगी, जो आप ऐसे कह सकते हैं वो किलोग्राम में चीज़ें होंगी, लीटर में होंगी, ठीक है, जिन्हें आप है कह सकते हैं किलोग्राम, लीटर, इन चीज़ों में माप सकते हैं। जैसे आप अगर सभी एग्जाम्पलों को देखें, जैसे 1 लीटर है, कुछ शहद है, अधिक पैसा है, तो हम ये कहेंगे कि परिमाणवाचक में आएंगे। बाकी अच्छा स्वभाव, ये तो विशेषता बता रहा है, यह वह कोई होगा नहीं, काय सुंदर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी परिमाणवाचक में वही चीज़ आ जाएंगी, चाहे वो आपकी लीटर में मापी जाती हो चीज़ें, या किलोग्राम में मापी जाती हो, या तरल पदार्थ अन्य चीज़ें, जैसे कुछ शहद है तो ये तरल में ही आएगा। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तत्सम तद्भव में कौन सा युग्म सही है। अगर ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें युग्म सही हो जाएगा, कुच्ची यानी कोक, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सभी इसमें गलत दे रखे हैं। जैसे अगर बात करें, ये तो कुच्ची क्या था, तत्सम था, ये कोक क्या था, तद्भव था। अब देखिएगा, जैसे कि करहाट का कड़ाह दे रखा है, तो इसका एक्चुअल में होगा क्या सही, हम ये कहेंगे जो आपका ये तत्सम है ना, यहाँ पे बनेगा कटाह, कटाह, कटाह बनेगा, तब इसका होगा कड़ाह, क्या तद्भव। जैसे अष्ट दे रखा है, तो ये अष्ट है ना, ये सही नहीं है, आपको है अष्ट लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, अष्ट, यानी ये ठ नहीं होगा, ट आएगा। बाकी बात करें, जैसे कपित का मतलब कैथा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये कैथा नहीं बनेगा तद्भव रूप कपत्य का, तो क्या बनेगा, इसका बनेगा कैथ केवल। ओवरऑल बहुत टफ क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर 3 से ही हो जाएगा, लेकिन इतना टफ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यानी जो गलत है हमें वो बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो मौक्तिक है ना, ये मुक्ति, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी स्व प्रभय है, इसका मतलब सपना, और सर्प का मतलब सांप, पूर्णिमा का मतलब पूनम, यानी ये तो तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। बाकी मुक्ति का सही अर्थ होता है, जैसे ये है ना मुक्ति, इसका मतलब होता है मोती, और मोती अगर माने, ठीक है, तो ये मुक्ति तो गलत दे रखा था, इसका ये हो ही नहीं सकता तत्सम, यानी तत्सम का तद्भव, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भोजनालय में संधि, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब भोजन आप भी जानते होंगे, भोजन प्लस आलय, यानी भोजन का आलय का मतलब भोजन का घर, एक तरह से ऐसे बोलेंगे, तो ये इसका अ और इसका आ मिलकर दोनों क्या हो जाएगा, आ, तो निश्चित तौर से इसका सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ संधि हो जाएगी, स्वर संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, ये कह रहा है पवन में संधि कौन सी होगी। निश्चित तौर से पो प्लस अन से बनेगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, इसमें आयाति संधि हो जाएगी, क्योंकि प अलंत हो जाएगा, ओ प्लस अन। एक्चुअल में होगा क्या कि ये ओ है ना, अब में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो
एक काम करना, ये हलंत प है, इसमें अ में मिल जाएगा तो पूरा प हो जाएगा। ये वह है, इसमें आके अ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। न बचा है पीछे तो पवन इस प्रकार बना है, तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है निष्कंत शब्द में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हुआ है। यानी जो आपका निष्कंत है ना, ये लिखा हुआ है निष्कंत, तो आप ये बताइएगा ये निष्कंत है ना, कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें पहले ही ऑप्शन हो जाएगा कि निस प्लस कंत, यानी निस प्लस कंत का, इसका अगर आप है शुद्धतम रूप लिखेंगे तो ये निष्कंत हो जाएगा। तो इस प्रकार बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल मीन्स ऐसे शब्द बनेंगे, जैसे कि आपका मैं नाम लिखूं, जैसे निष्काम है, अरे यहाँ पे लिख देता हूँ निष्काम, आपने देखा होगा ये निष्काम है, तो इसमें भी निस उपसर्ग लगा है। और बात करें जैसे और शब्द, जैसे निष्कारण हो गया आपका, और क्या हो जाएगा, निश्चय हो गया। इन सभी में ध्यान रखना, इसमें निस उपसर्ग लगा है, ठीक है। बस ये नेक्स्ट देखिएगा, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। जैसे उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ लगा हुआ शब्द, और प्रत्यय का मतलब अंत में यानी पीछे लगा हुआ। तो इसमें आगे देखिएगा, जैसे इसमें दे रखा है प्र णयन, इसमें तो है क्योंकि प्र उपसर्ग है, नयन हो जाएगा, यानी इसका नयन हो जाएगा। और बाकी इसे संचय में सम प्लस चय हो जाएगा, सम यानी ये सही नहीं है, सम प्लस चय, तो सम चय बन जाएगा, सही है। अपंग में क्या बनेगा, अपंग का बन जाएगा ओके अप प्लस अंग, यानी इसमें अप उपसर्ग है, इसमें समता, इसमें प्रथा, लेकिन सिलाई है ये मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आवट प्रत्यय के योग से बना है, यह शब्द से नहीं बना है। यानी ओवरऑल देखें, प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं पीछे की साइड, तो इसमें बताइए आवट किस में नहीं। जैसे मिलावट, तो इसमें कहीं ना कहीं आवट शब्द आ रहा है, ठीक है। मिलावट, थकावट, तो इसमें भी आवट पीछे आ रहा है। आप अलग करेंगे तो भी पहचान सकते हैं। जैसे सजावट, इसमें भी आवट आ रहा है। लेकिन गुर्राहट है ना, ये तो अलग ही शब्द है, इसमें तो गुर्राहट आ रही है ना कि आवट आ रहा। इन सभी में आवट आ रही थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए, क्योंकि आवट प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में नहीं हुआ है, 4 नंबर में। आप खुद से लिख कर भी देख सकते हैं। ये कह रहा है आतिथ्य शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, यानी प्रत्यय पीछे की ओर। हमेशा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये अतिथि शब्द था, इसमें आपने ए प्रत्यय जोड़ा तो इससे बना आतिथ्य, ठीक है, आतिथ्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा और भी ऑप्शन ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि जैसे गंगा प्लस ए प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, गांगीय, गांगेय, आतिथ्य गांगे, सही है, गांगे बन जाएगा। जैसे कौंतेय है, इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, कुंती प्लस ए बनाएंगे, यानी ये जो कौंते बने हैं ना, कैसे बना होगा, ये बना होगा कुंती प्लस ए से कौंते। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 से ही हो जाएगा। मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मेघ माने होता है क्या, बादल। अब बादल का पर्यायवाची इसमें से देख लीजिए, जैसे नीरज है, बारिश है और घन है, ये सभी हैं आपके, हम ये कहेंगे सभी हैं ये आपके बादल के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य यानी अंशुमालू हो जाएगा, मरीची हो जाएगा, पतंग हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनके अलावा जो सूर्य होता है, इसके आपको अगर पर्यायवाची याद रखने हैं तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ही मैं बता देता हूँ। जैसे हरि है, एक याद रख सकते हैं, जैसे आदित्य है, ठीक है, और एक है आदित्य। इनके अलावा है आपके जैसे कि मार्तंड, और क्या है, इनके अलावा मार्तंड हो गया, और सविता हो गया, अर्क हो गया, और क्या हो गया, अर्क, और एक पतंग, इसमें पतंग तो दे ही रखा था, दिनेश, सूरज, भानु, ठीक है, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, ये सभी हैं आपके सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा विकल्प है विलोम की दृष्टि से
सही नहीं है। जैसे जैसे आरोह का अवरोह सही दे रखा है, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा ये भी सही है, कीर्ति का अपकीर्ति गलत दे रखा है 1 नंबर। क्यों दे रखा है 1 नंबर? एक्चुअल में ये होना चाहिए इसका कि जैसे कि सबुद्धि होती है ना, अच्छी बुद्धि, ठीक है, तो इसका विलोम क्या बना? इसका बनेगा दुर्बुद्धि। सही है ना, यही तो बनेगा इसका, दुर्बुद्धि। तो ये होना चाहिए था। और इसमें देखिए क्या है, सुबुद्धि, तो ये इस वजह से गलत, इसमें दुर्बुद्धि होनी चाहिए, यानी ये वाला शब्द इसमें दे रखा असुबुद्धि, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 गलत दे रखा है विलोम, ये सही नहीं है। हमें यही पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 17 नंबर। ये कह रहा है अतल शब्द का सही विलोम क्या होगा? अतल का होगा वितल, ठीक है। और किसी का ऑप्शन है इसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे आप बना पाएँ। जैसे हम बात करें तो जैसे अतल का वितल हो गया। जैसे अति दे रखा है, अति का पर्यायवाची क्या होगा? अति का हो जाएगा, यानी अति माने ज़्यादा, अल्प माने कम। और निर्यात तो फिर आयात हो जाएगा इसका, ठीक है। और वैसे यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। ये क्या दे रखे हैं? पर्यायवाची, विलोम दे रखे हैं, यानी अति का विलोम हो जाएगा अल्प, निर्यात का आयात, यथार्थ का हो जाएगा आदर्श, बाकी वितल का हो जाएगा अतल, हमें जो पूछा था। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति यानी अवनति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे समानता है, समानता का हो जाएगा इसका विलोम असमानता, असमानता, ठीक है। बाकी है योग्यता का क्या हो जाएगा? योग्यता का हो जाएगा अयोग्यता। ये भी चीज़ें याद रखते चलिएगा। जैसे अधिकार है, अधिकार का क्या हो जाएगा? अनाधिकार, ठीक है। अनाधिकार नहीं होगा, ये ध्यान रखा, अनाधिकार होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइएगा। इसमें से एकल शब्द पूछा है आपसे। अपनी प्रशंसा करने वाला, अनुपम, आत्मश्लाघी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आत्मश्लाघी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुपम का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? एकल शब्द पूछे तो आपसे, यानी ऐसे बोल सकते हैं जिसकी उपमान ना हो, यानी अनुपम माने जिसकी उपमा ना हो। और क्या बचा? एक है अनिर्वचनीय, इसका मतलब होगा जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे बोलेंगे अनिर्वचनीय, ठीक है। तो समझे होंगे इसमें। तो हालांकि हमें ये पूछा था कि अपनी प्रशंसा करने वाले को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंत प्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा? अंत प्रेरणा मतलब मन के अंदर की आने वाली प्रेरणा, तो हम कहेंगे मन से, आपसे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी ऐसे बात करें और भी ऑप्शन दे रखे हैं तो देख लीजिएगा। जैसे मन में होने वाली स्वाभाविक ज्ञान होता है ना, इसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ? यानी हमें पूछा था अंत प्रेरणा, इसका आंसर हो गया 3 नंबर, लेकिन इनका मतलब क्या होता है? जैसे मन में होने वाली स्वाभाविक ज्ञान होता है उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। बाकी धरती तथा आकाश के बीच का जो स्थान होता है, धरती और आकाश, बीच में क्या होगा? बीच में तो अंतरिक्ष होगा फिर, ठीक है। बाकी है किसी देश के अंदर होने वाली या होने वाला या उससे संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे हम, इसके लिए एक ही शब्द बोलेंगे, क्या? अंतर्देशीय। किसी भी देश के अंदर होने वाली कोई भी घटना हो या संबंध हो तो उसे अंतर्देशीय कहेंगे। ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 3 सही था, बाकी तो मैंने बताया। अब देखो इंग्लिश आ गई, मैं इसे इंग्लिश को लास्ट में कराऊंगा क्योंकि मज़ा नहीं आता इंग्लिश में, और चीज़ों में तो आ जाएगा। जैसे चलो देख लेते हैं, इसके बाद क्या कराएं? चलो इसे ही करा देते हैं, चलो ले लेते हैं इंग्लिश को ही ले लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे कहेंगे कि डायरेक्ट आप क्या करा रहे हो। चलो देखते हैं 21 नंबर में क्या पूछा है कि चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यानी ये कह रहा है कि जो भी आपको ये सेंटेंस दे रखा है ना, कौन सा वाला कि नीतीश वेंट टू जयपुर टू सी हिज फादर, तो इसे आप है इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिए। यानी जो प्रश्नवाचक होते हैं ना, प्रश्नवाचक वो नहीं, इंटेरोगेटिव का मतलब जो हेल्प जो कह सकते हैं सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं वाक्य, उनके आधार पर। अगर वो नहीं है फिर आप WH वाले पे जा सकते हैं, लेकिन आपको जब इंटेरोगेटिव कह दिया तो आपको फिर सहायक क्रिया वाले देखने होंगे। जैसे कि नीतीश वेंट टू जयपुर, नीतीश है जयपुर गया
टू सी हिज फादर, अपने पिताजी को देखने के लिए। ओवरऑल इसका जो हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना, तो ओवरऑल ये है कि आपको अगर सही जानकारी है तो निश्चित तौर से आप 4 नंबर ऑप्शन पे जा सकते हैं, क्योंकि यही एक सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है कि डिड नीतीश गो टू जयपुर टू सी हिज फादर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि देखो डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा लास्ट में, ठीक है जी। बाकी ये WH वाले से स्टार्ट हो रहे थे, ये एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है चूज द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल बताता है, देखो इंटेंसिव है, इंटेंसिव ओवरऑल AEIOU ऐसे प्रोनाउंसिएशन जिनमें स्टार्ट होते हैं तो उसमें N आता है, तो ओवरऑल ये तो आप भी जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इसके अलावा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्चुअल में पूछ रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर और नाइदर ऑफ देम। एक्चुअल में क्या है कि इसमें से जो गलती है ना हमें वो चूज करनी है। अब बताइए कौन सी है, जैसे कि नाइदर ऑफ देम ये पहला है सेंटेंस, आर दूसरा है, ये तीसरा गुड, चौथा नो एरर, यानी इसमें से क्या गलती है वो बताइएगा। एक्चुअल में गलती ये है कि जहाँ पर भी नाइदर ऑफ देम हो, या ऐसे बोल सकता हूँ जैसे आइदर हो, आइदर ऑफ हो, या आप है ईच ऑफ हो, और ईच ऑफ हो, या नाइदर नाइदर कह सकते हैं नाइदर ऑफ हो। एक्चुअल में होगा क्या इन तीनों चीज़ों में कि इनमें सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट तो प्लूरल, यानी प्लूरल मतलब बहुवचन होगा सब्जेक्ट और रहता है, लेकिन जो वर्ब आती है ना, वर्ब का मतलब ये वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। एक्चुअल में होता ये है कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि जो सब कह सकते हैं कर्ता अगर बहुवचन होगा तो उसकी क्रिया भी बहुवचन वाली होगी, सब्जेक्ट अगर एक वचन है यानी कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन जैसी आएगी। लेकिन यहाँ पे जब नाइदर ऑफ या आप आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो तो इनका कर्ता यानी जो कर्ता है ना वो तो आपका प्लूरल यानी बहुवचन होगा, लेकिन जो सहायक क्रिया लगेंगी इसकी, ये क्रिया लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो इसमें गलती कहाँ पे हो रही है, इस 2 वाले में। तो ओवरऑल में समझाने के लिए किया है, अगर आप जानते हैं कि जो आपके आइदर, नाइदर, ईच इनसे स्टार्ट होते हैं तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल लेकिन वर्ब होती है सिंगल। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 23 का और 2 नंबर मतलब ये है कि ये क्रमांक 2 है ना, ये यहाँ पे इज आना चाहिए, आ क्या रहा है आर, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर C का मतलब ये है कि 2 नंबर क्रमांक पर गलती हो रही है, तो इस वजह से। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब जैसे ये कह रहा है समय बिल से कि रणवीर हैज कौन, अब ये आपका फ्यूचर टेंस में दे रखा है, वो आपको इनडायरेक्ट चेंज करना है इसका। अब ये बन जाएगा कि समय बिल से दैट रणवीर हैज कौन। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ी होंगी ये सभी चीज़ें, आपको तो केवल प्रैक्टिस के तौर पर देखना है। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रांसलेट द ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्स, यानी आपको जो इंग्लिश दे रखा है उसके हिंदी बताना है। जैसे एंडोर्समेंट दे रखा है, इसका मतलब होता है एंडोर्समेंट मतलब होता है एक तरह से हम ऐसे कहेंगे भुगतान करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जैसे योग्यता है, अब योग्यता की इंग्लिश क्या होगी, क्वालिफिकेशन, आप भी जानते होंगे। समर्थन का मतलब सपोर्ट करना किसी को, और बकाया मतलब पेंडिंग कोई चीज़, तो ये भी चीज़ें याद रखिए से चलिएगा साथ ही। जैसे नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, आई बॉट दिस पेन फिल इन द ब्लैंक्स 50 रुपी, तो हमने ये खरीदा यानी आई बॉट दिस पेन, मैंने ये पेन खरीदा कितने रुपए में। तो इसके लिए जब भी आप प्राइस की बात करते हो ना तो इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं फॉर, यानी आई बॉट दिस पेन, मैंने ये पेन खरीदा कितने रुपए में, 50 रुपीज़ में। इसके लिए मैंने भुगतान कितना किया है, 50 रुपये का, तो 4 इसमें आएगा। ये है टोटली कहना। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है दे मेड हिम कैप्टन, उन्होंने ही क्या किया है,
कैप्टन बना दिया है, यानी उन्होंने उसे कैप्टन बना दिया है। तो अब दे मेड हिम कैप्टन, तो अब इसे हमें सही करके बताना है कि इसमें क्या आएगा। एक्चुअली में क्या है कि ये आपकी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ठीक है, और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, समझ रहे हो। ये एक्टिव में दे रखा है तो इसे पैसिव में चेंज करना है। इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, तो हम इसे अगर चेंज करते हैं तो ये बनेगा ही वाज मेड कैप्टन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक्चुअल में क्या है कि ये आपको 28 नंबर में आई पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो, मैंने कोई भी एग्ज़ाम है वो 2 वर्ष पहले ही पास कर लिया था। अगर आप 2 ईयर एगो की बात करते हैं, इससे भी जान सकते थे कि इसमें जो आएगा वो आएगा पास्ट इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे, इसे की आप इंग्लिश बनाइएगा, क्या बनेगी, तो इसका बनेगा कि क्या बनेगा, देखो यहाँ तक तो सभी सेम है सभी में, ठीक है। प्रे है, आर तो होगा नहीं, बिली होगा, इसमें बियर होगा नहीं, इसमें बिल भी नहीं होगा, ये गलत है। बिल ऑलवेज बी फ्रेंड, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। ये बी है, यहाँ पे नहीं आएगा, बी आएगा आपका ऑलवेज की बात, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। प्रपोजिशन बताना है, शिखर इज फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक्स टी। एक्चुअल में क्या है कि जब आप किसी चीज़ के शौकीन होते हैं ना तो इसमें ऑफ आएगा। जैसे शिखर है वो चाय का शौकीन है, तो ये किसी भी चीज़ का शौकीन हो तो उसके लिए ऑफ लग जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, IIT डिग्री होल्डर फिल इन द ब्लैंक्स आर फॉर द पोस्ट। एक्चुअल में क्या है कि जो IIT डिग्री वाले हैं होल्डर्स, यानी जो रखते हैं वो है ना, वो आर द फॉर पोस्ट, इस पोस्ट के लिए क्या है वो एलिजिबल है। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा ना एलिजिबल, इसका मतलब होता है एक तरह से जिसे पढ़ना मुश्किल हो, यानी जिसे पढ़ना मुश्किल हो, ऐसे बोल सकते हैं। बाकी लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके, यानी जिसे पढ़ा जा सके। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया, लेजिबल यानी पढ़ा जा सके, और एलिजिबल मतलब जिसे पढ़ाना जा सके, और एलिजिबल यानी ये वाली है, इसका मतलब इसके योग्यता की बात कर रहा है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सी इज वर्किंग हियर सिंस 2015 नो एरर। इसमें से एरर बताइए, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है या 3 नंबर में। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 2015, तो ये क्या है, हमें ये कहेंगे कि इसमें है आपके एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, अब देखो ये चलो ठीक है कि हेयर सिंह 2015, लेकिन 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 इसमें से हमें गलती चूज करनी है। देखो, सी इज वर्किंग यानी कोई भी कार्य हो रहा है, तो इसमें कह रहा है हेयर सिंस 2015, यानी 2015 से कोई कार्य हो रहा है, तो इसमें कार्य होने का भाव दिखाई दे रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग होगा। तो इस जो इज वर्किंग है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस, जो भी डेट दे रखी है। ओवरऑल हम कहेंगे तो ये वाला कितने नंबर पे था, तो सी हो गया 1, इज वर्किंग मतलब 2 नंबर में गलती थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों में बड़ी प्रॉब्लम आती है छांटने में। राजपत्र मतलब होता है एक तरह से गवर्नमेंट का गजट होता है, इसे राजपत्र बोल लीजिएगा,
या इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, राजपत्र का अर्थ होता है जो सरकारी पत्र का हो या उसकी कोई आधिकारिक सूचना हो, जिसे ही गजट नोटिफिकेशन कहते हैं। तो निश्चित तौर से गजट का मतलब राजपत्र से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आपको पूछा है आप है इसमें पंक्चुएशन यानी जो आपके जो मार्क्स होते हैं ना उनसे संबंधित बताइएगा। उसमें भी यूजिंग करना है आपको एपोस्ट्रॉफी यानी जो ऊपर वाला होता है ना चिन्ह, ये वाला। तो बताइए किस में सही है, आप खुद से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, द कंपनी न्यू पॉलिसी इज द इफेक्टिव इमीडिएटली। तो ये वाला यहाँ पे एस लग रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है दे लेफ्ट देयर लगेज, फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेशन मास्टर। हम कहेंगे द लेफ्ट यानी उन्होंने जो सामान छोड़ दिया ना विद द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर के साथ में, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे इसमें आ जाएगा विद, ठीक है, साथ में। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 में जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ से आएंगे जीके के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मिलान भी कूट भी करना है, तो इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखते चलिएगा अब तो, अब यहीं से कमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन और आर्ट एंड कल्चर उसके 20 क्वेश्चन और आपके 5 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान पॉलिटी के। इस प्रकार ये 45 क्वेश्चन रहेंगे। दिखते चलिए, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है, इन्हें मिलान कीजिए। जैसे उत्तरतम बिंदु का मतलब ये श्री गंगानगर है ना, तो उसमें राजस्थान का कौन सा बिंदु है उच्चतम में, यानी जो सबसे ऊपर है। श्री गंगानगर की बात की जाती है तो वहाँ पे कोड़ा गांव कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 कोड़ा गांव, ये श्री गंगानगर में है। दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है तो वो आता है बोरकुंड, तो बोरकुंड है ये आपके बांसवाड़ा में है। बाकी पूर्वी बिंदु का मतलब वो होता है, ये धौलपुर राजाखेड़ा की बात कर रहा है, तो ये आता है आपका सिलाना काम है ना, सिलाना काम है, ये संबंधित कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा राजाखेड़ा धौलपुर। बाकी पश्चिमतम बिंदु है ना, पश्चिम बिंदु ये हो जाएगा कटरा, ये समगाम है ना वहाँ पे है, तो जैसलमेर से संबंधित। तो इस प्रकार पहले का हमने चौथा मिलाया था, तो इन दोनों में है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, बोरकुंड, तीसरा मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर फिर आगे मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे तो सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत माला की चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इसमें सबसे ऊंची कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, छोटी, इस प्रकार आपको बतानी है। तो ओवरऑल देखें, जैसे मालकेत है, तो मालकेत है ना ये सीकर में, तो इसकी ऊंचाई आपको मालूम होनी चाहिए, 1052 मीटर है। फिर बहराज की बात करें तो बहराज आपकी आती है अलवर में, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 792 की समथिंग। और आपकी बैराट आती है जयपुर में, तो इसकी ऊंचाई होगी 704। और सिरावास है ये संबंधित है अलवर से, 651 मीटर के लगभग है। तो ओवरऑल हमें अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 1051, तो पहले ये आएगी। फिर इससे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, 792 ये आएगी। फिर इससे छोटी दिखाई दे रही है 704 ये आएगी। फिर लास्ट में आएगी ये वाली। तो आप देख लीजिएगा, पहले नंबर पे 2 आएगा, तो इसमें है, इसमें इसके बाद 1 आएगा, इसमें है, फिर उसके बाद है 4 नंबर आएगा। 4 नंबर एकमात्र ऑप्शन 1 में दे रखा था ये, यानी ये क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब बड़ी संख्या से छोटी की ओर जा रहे हैं, तो यही क्रम रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ जाता है या कहाँ होता है। एक्चुअल में क्या है कि आप जब भी आपसे नमक बोले ना, तो रासायनिक सूत्र NaCl होता है, ये एक तरह से लवण होता है। तो नमक के 3 ही उपयोग हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा। पहली बात, ये रंगाई छपाई होती है वहाँ पर, चमड़ा के उद्योग में और कागज़ बनाने में, ये फिक्स है, ध्यान रखना। ये साइंस में भी आपको काम देंगे और ये आपकी जीके में तो है ही। एक क्वेश्चन ये आता है, जो डीडवाना झील है इसके नमक का उपयोग है खाने में कर सकते हैं या नहीं, तो हम कहते हैं ये खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक रीज़न देते हैं, ये खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, और जबकि हमें जो खाने वाला नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो जो ये कह सकते हैं खाने योग्य नमक नहीं है। कौन सा, जो आपके डीडवाना नागौर वाली झील है, इसमें ये खारे पानी की झील मानी जाती है। कौन सी,
डीडवाना। एक चीज़ ध्यान रखना, एक शब्द यूज किया जाता है देवल। देवल का मतलब ये होता है जो आपकी डीडवाना झील है ना, जो जो उत्पादन करती है ना नमक का, डीडवाना झील के अंतर्गत जो सस्ता, उसे बोलते हैं देवल। ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूछी गई परीक्षा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से बनास बीड़च मेला नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है। देखिएगा, एक्चुअल में बनास निकलती है राजसमंद से, ऐसे निकल के जाती है और जाके चंबल में मिलती है। तो बनास, फिर बीड़च की बात कर रहा है तो बीड़च कहीं ना कहीं पर, देखो एक्चुअल में ये राजसमंद है तो इसके नीचे की ओर है यहाँ पर उदयपुर, तो यहाँ से निकलती है कौन, कह सकते हैं आपकी कौन सी नदी, बीड़च। बीड़च को ही आयड़ कहते हैं। तो ये बीड़च निकलती है ना, वो कुछ इस प्रकार मिलती है दाईं ओर। फिर मैनाल है, ये चित्तौड़गढ़ के यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ओवरऑल त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनेगा इसका, कहीं पर एक जगह आपको कर लेनी है, या ये तो आ रही है बनास, इसमें आ रही आहड़, यहाँ पे आ रही मीनाल, तो यहाँ पर कर लीजिएगा। तो देखो सवाई माधोपुर में तो होगी नहीं ना, टोंक में होगी, ठीक है। ये बीगोद भीलवाड़ा में हो जाएगी, क्योंकि देखो एक्चुअल में राजस्थान के मानचित्र को देखेंगे ना, तो जैसे मैंने राजसमंद लिखा ना, तो इसके इधर की साइड ने थोड़ी सी देखेंगे तो उदयपुर होगा, फिर इसके ऊपर चलेंगे तो उदयपुर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो भीलवाड़ा होगा, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ होगा, फिर आगे चलेंगे तो फिर टोंक मिलेगा। तो ये चीज़ें आप खुद भी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपसे बोले बनास खारी और आपकी टाई, इनका त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये होता है राजमहल। राजमहल कहाँ पर है, ये टोंक में। अगर आपसे ये कहे, क्या कहे कि बनास और जो आपकी मासी यानी मानसी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ बांडी, इनका कह सकते हैं त्रिवेणी संगम कहाँ पर होगा, ये होगा देवधाम टोंक में, ठीक है, देवधाम टोंक में। एक और चीज़ रख सकते हैं क्या, चंबल और अगर बनास और आपकी सीप नदी, जो ये है ना सीप नदी एमपी से आती है, चंबल भी एमपी से आती है, लेकिन बनास है ये राजस्थान से ही आती है। तो ये तीनों मिलती है जाके, जैसे बनास है ना चंबल में मिलेगी, वहीं पे सीप आके भी मिलती है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, ये बनता है आपके रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। ओवरऑल हमने सभी जो त्रिवेणी संगम है, हालांकि यहाँ पे हमने बात की 4 की, लेकिन 5 है जो राजस्थान में है, मुख्यतः एग्जाम में बनते हैं। एक तो बीगोद हो गया, जो बनास खारी और डाई का है ये आपके राजमहल टोंक में हो जाएगा। चंबल बनास और सीप का है, ये आपके रामेश्वरम सवाई माधोपुर हो जाएगा। बनास और मानसी और बाड़ी, ये देवधाम टोंक से संबंध हो जाएगा। ओवरऑल हमने ये कह सकते हैं 4 आपके त्रिवेणी संगम देख लिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राजस्थान का वो कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है। अब एक्चुअल में क्या है कि जैसे राजस्थान का ये मानचित्र है ना, ये तो मैंने कच्चा वैसे ही बना दी, तो यहाँ पर नीचे की तरफ बांसवाड़ा है, तो यहीं पर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है, आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कितनी पर 23.5 डिग्री पर जाती है ये, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। एक्चुअल में क्या है कि ये कह रहा है ना कि भाग कौन सा भाग है जो ताप कटिबंध है, यानी भाग कौन सा है, उष्ण ताप कटिबंध है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसे ही बोलेंगे। तो ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो समझे होंगे, मैंने डायरेक्टली बता दिया ये कैसे पूछा है क्वेश्चन। ताप कटिबंध मतलब यहाँ पर 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर, जहाँ से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस वजह से कहते हैं उष्ण ताप कटिबंध। बस यही रीजन। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी, ये 2010 में की गई। अब ये भी बता दीजिएगा नई कब पारित की गई थी, यानी जो लागू की गई थी, पारित तो नहीं बोलेंगे। तो ये नई वाली थी, लागू की गई है अभी वर्ष ये अशोक गहलोत था ना मुख्यमंत्री, तो उसी दौरान की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 2023 में, यानी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस दौरान ये घोषित की गई थी। ये थी पुरानी वाली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है। राजस्थान है,
ये वाला, अरे यार एक्चुअली वो कह रहा है सही क्यों नहीं बन रहा, ये है ना राजस्थान। तो उत्तर दक्षिण गलियारा गुजर रहा है ना, वो राजस्थान के धौलपुर ज़िले से गुजर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है, तो इसमें दे रखा है धौलपुर, तो ऑप्शन नंबर इसका टी सही हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, ये किसकी सहायता से बनवाया गया था। तो अगर हम इसमें नाम लें कि किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये विश्व बैंक की सहायता से, सहयोग से बनवाया गया था। कौन सा, ये गलियारा विश्व बैंक की हेल्प से। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसकी सहायता से बनवाया गया था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब यानी हमारे राजस्थान की जनसंख्या कितनी है 6,85,00,000 कुछ है। अब भारत की 121 करोड़ है, क्योंकि उस दौरान की 2011 की। तो अगर ये कह रहा है कि राजस्थान की जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 6.85 अपॉन 121 गुणा 100 कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आना चाहिए आंसर आपका 5.66% ये आएगा। जो करेंगे काटा पीटी कर लेना है, लगभग में इतना आएगा, फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हैं। और जैसे राजस्थान की अगर जनसंख्या टोटली बात करें तो हम कहेंगे 6,85,00,000 6,85,00,000 6,85,48,000 और 437, ये थी 2011 की जनसंख्या। भारत की बात करें तो 121 और 121,01 और आपकी 93,422, ये थी 2011 की टोटल। अब इसे काटा पीटी करेंगे, ओवरऑल आपको आंकड़े याद रखने हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। सिंपल सा है, उत्तरी राजस्थान में एक तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यही फ़ायदा उठा रहे हैं सबसे ज़्यादा नहरों का। तो ओवरऑल श्रीगंगानगर हो जाएगा। अगर ये पूछे कि राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तब आपको नाम लेना है राजधानी जयपुर का। और अगर सबसे ज़्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है, तो फिर नाम लेना है आपको भीलवाड़ा। समझे होंगे, 3 क्वेश्चन हो गए। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है वो गंगानगर में, कुओं द्वारा जयपुर, कुएँ और नलकूप बोले ना तो भी चलेगा यही जयपुर, और तालाब पूछे तो भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत होता है। ये हो जाएगा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। ये कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित में से सही कौन सा होगा। क्षेत्रफल की बात करें 2 लाख है, सही है 2 लाख, ये वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख का 3 लाख 3 लाख, हम कहेंगे 3,42,239 किलोमीटर। ये आपका क्या है, कह सकते हैं क्षेत्रफल है टोटल राजस्थान का 3,42,239। लेकिन इसे कभी कभी क्या है वर्ग मील में पूछ लेता है, तब ध्यान रखना 132 129 132 139 होगा। ये आपका वर्ग मील में बन जाएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया था। तो किलोमीटर वर्ग में ये हो जाएगा, वर्ग मील में ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है। सिंपल सा है, अरावली पर्वत का नाम ध्यान रखिएगा, यही सबसे प्री कैम्बियम काल है ना, शुरुआत इसी के थ्रू हुई थी, ठीक है, शुरुआत इसी के द्वारा हुई थी। और 1 नंबर पे 2 नंबर पे आता है आपका अरावली हो गया, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी है ना, दक्षिण पूर्वी जिसे हाड़ौती का पठार बोलते हैं वो हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथे नंबर पे आएगा या 4 नंबर पे जिसे बोलेंगे मरुस्थल, जो नवीनतम माना जाता है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। ये कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं। अब देखो आंधियों की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा चलेंगी आंधियाँ आपके गंगानगर में। एक्चुअली में होता क्या है, ये क्वेश्चन बनते हैं सर्वाधिक आंधियाँ हैं कौन से महीने में आती हैं, तो मई जून में, ठीक है, मई और जून में। साथ ही साथ ये ध्यान रखना सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा, आपका हो जाएगा श्री गंगानगर 27 दिन में। और सबसे कम आती हैं आपके कह सकते हैं सबसे कम आती हैं आंधियाँ आपके कह सकते हैं झालावाड़ में कितने दिन के लिए, केवल 3 दिन के लिए, ठीक है। और अगर सर्वाधिक में अगर श्री गंगानगर ऑप्शन ना हो तो फिर हनुमानगढ़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर सबसे कम आंधी किस जिले में आती है, अगर झालावाड़ ना हो तो उसकी जगह पर कोटा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा है, 49 नंबर। एक राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है और सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मोस्टली ये लाल लोम है ना दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो लाल मृदा की विशेषताएं बहुत पूछी जाती है, ये किन क्षेत्रों में, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके अलावा उदयपुर हो जाएगा। इनके अलावा विशेषता क्या है, इसमें लो आयस्क यानी Fe पाया जाता है। और क्या चीज़ है इसमें, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे चूना हो गया, पोटास हो गया, चूना, पोटास और आपका लो ऑक्साइड और फॉस्फोरस की कम मात्रा पाई जाती है। और इनमें कौन सी फसल है, जैसे चावल हो गया आपका, और क्या है, मक्का है, गन्ना है, इन चीज़ों को कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल के अपवाद क्षेत्र का तंत्र का भाग नहीं है। तो निश्चित तौर से देखो बंगाली खाड़ी यानी ये है, जैसे राजस्थान का ये मानचित्र है ना, तो निश्चित तौर से राजस्थान से जो भी नदियाँ इधर की तरफ गुजरेंगी ना वो सब बंगाल की खाड़ी में, इधर की साइड अरब की सागर में, अरब में भी दो, एक तो कच्छ कारण है, एक खंबात की खाड़ी। अब डिपेंड करता है पूछा गया, बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र नहीं है, यानी इधर की साइड नहीं, वो इधर की साइड पूछ रहा है। तो देखो बनास इधर जाती है, बाणगंगा भी इधर जाती है, चंबल भी इधर आती है, तो बची कौन, लूड़ी। तो लूड़ी है ये अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलती हुई आपकी नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर और ये आपकी कूदेगी कच्छ के रण में। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोलायत झीलें मिलान करेंगे तो बीकानेर में हो जाएगी, तालाबसाई है ये धौलपुर से संबंधित हो जाएगी, नवलखा है ये डूंगरपुर से, कैब सागर है ये बूंदी से। तो देख लीजिए मिलान करके पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का धौलपुर, यानी गलत मिला दिया, पहले का तीसरा है और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा इसमें है और दूसरे का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है। फिर नवलखा कहाँ पे थी, डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 51 का। नहीं, मैंने गलती कर दी। क्यों कर दी गलती, एक्चुअल में क्या है कि कोलायत झील, जो कोलायत झील है वो बीकानेर में, ये बात तो सही है। तो तालाबसाई है ये धौलपुर में, ये भी बात सही है। नवलखा है ना, नौलखा या नवलखा है ये आपकी बूंदी से संबंधित है, और कैब सागर है ये आपके डूंगरपुर में, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है। तो हमने मिलाया था पहले का तीसरा, तो फिर दूसरे का चौथा हो गया था, फिर तीसरे का हो जाएगा दूसरा, तो ऑप्शन नंबर पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपकी नवलखा है वो बूंदी में, कैब सागर है वो आपके डूंगरपुर में। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा एक राज्य बीकानेर अजमेर को जोड़ता है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे देखने को, क्योंकि सभी नेशनल हाईवे का नाम चेंज कर दिया है, तो कन्फ्यूजन रहेगा एग्जामिनर को, वो पुराना पूछे कि नया पूछे, तो वो बचेगा इन क्वेश्चनों से। निम्नलिखित निम्न में से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठार स्थित है उसे क्या कहेंगे, उसे भौराट का पठार कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका फिर हम कहेंगे भौराट का पठार की ऊंचाई कितनी है ये भी पूछा था, 1225 हो जाएगी, यानी 1.225 किलोमीटर है। बाकी है और क्या पूछा है, ये पठार कहाँ पर है और ये पूछा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखना है, जो भौराट का पठार है ना इसी पर आपका कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। गोगुंदा
ये कुंभल और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है? बोराट का पठार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा है जिलों से सुमेलित नहीं है? सही। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कालार तीतर है, ये झुंझुनू का सही है। राजहंस है, वो आपका राजहंस आपका नागौर से संबंधित नहीं है। बाकी चीतल हिरण ये जयपुर से संबंधित हो जाएगा, और बाकी कबर बिज्जू है ये बांसवाड़ा से संबंधित हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये तो राजहंस तो संबंधित नहीं है इससे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि राजहंस है संबंधित। अब देखो कबर बिज्जू है ना, ये मुझसे ही गलती हुई है, ये बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है, तो फिर किससे? कबर बिज्जू है ये आपके उदयपुर से संबंधित है, तो इसमें फिर 4 नंबर होगा, क्योंकि राजहंस नागर का ये हो जाएगा सही है। ऑप्शन शुरुआत के तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा कि उन जिलों के समूह का चयन कीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, यानी ये बात कर रहा है एससी की, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक रहा था, वो कौन से जिले थे? 2011 की जनगणना में कौन एससी अनुसूचित जनजाति, अरे एसटी होगा यार, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। एक तो होता है अनुसूचित जाति, तो वो तो एससी होते हैं, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात कर रहा है। तो 60% से अधिक कौन कौन से जिलों में थी उस दौरान? तो एक तो बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद डूंगरपुर भी हो जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। चौथे नंबर पे आता है फिर आपका उदयपुर। कितना परसेंट होता है? बांसवाड़ा में करीबन है 76%, डूंगरपुर में हो जाएगा 70%, और प्रतापगढ़ में हो जाएगा करीबन 63%। उदयपुर की बात करें तो करीबन 50% के लगभग ये परसेंट रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? 56। अब 56 में देखिएगा, ये कह रहा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सर्वाधिक उपयुक्त है वो बताइएगा। जैसे अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें, जैसे इस प्रशस्ति के वर्तमान में केवल 2 शिलाएँ उपलब्ध हैं। प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे, और प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराने का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में राणा हम्बी से लेकर महाराणा प्रताप के तक के शासकों की उपलब्धि, ये गलत है। इसमें ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? इस प्रशस्ति में ऐसे कहेंगे, इसमें जो कुंभा द्वारा ऐसे बोल सकते हैं बप्पा से लेकर कुंभा तक, ऐसे बोल सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन में बनेगा कि बप्पा से लेकर और आपके कुंभा तक इनका वर्णन मिलेगा, तो ऐसे कहेंगे, ना कि आपके ये राणा हम्बी महाराणा प्रताप का। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57वां है। इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है? जैसे मेजर बर्टन है, ये कोटा से संबंधित, तो पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है। ये क्या पूछा है कि सर्वाधिक पॉलिटिकल एजेंट सर्वाधिक उपयुक्त होगा जो संबंधित नहीं है। देखो, मेजर उदयपुर की मेजर सौवर्स था, ये बात सही है। मेजर ईडन था, जयपुर का था। सिरोही का मेजर निक्सन नहीं था, इसका जेडी हॉल था, किसका? सिरोही का, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी मेजर बटन है ये कोटा का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लोक गायक ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान साथियों को फ्रांस की क्रांति या रूस की बोल्शेविक क्रांति के उदाहरण देकर प्रेरित किया था? इनमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा वो होगा गणेशी लाल व्यास। एक्चुअल में गणेशी लाल व्यास है ना, इसने मारवाड़ में जन जागृति का कार्य किया था। तो 1930 में ब्यावर और अजमेर के ये निरंतर क्रांतिकारियों के रूप में कार्य किया था, तो इन्हें जालोर में है नज़रबंद कर दिया था। उस दौरान इन्होंने फ्रांस की क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति के उदाहरण देकर प्रेरित किया था। तो ओवरऑल हम कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि रियासत से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, तो सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? सर्वाधिक उपयुक्त तो बताइएगा। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे बीपी मेनन थे, वो आपके इसके रियासत के क्या सचिव चुने गए थे, चुने गए थे। लेकिन रियासत जो विभाग की बात करें तो
इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, सर्वाधिक उपयुक्त है उसे बताइएगा। जैसे ये कह रहा है कि रानी पद्मिनी ने 16 अगस्त 1303 को 1600 महिलाओं के साथ जोड़ किया। ये बात तो सही है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी की सेना लड़ते हुए रतन सिंह उनके सेनापतियों बालक व मदन वीर गति को प्राप्त हुए, तो इनके ये सेनापति नहीं थे, इनके तो आपके जो सेनापति थे गोरा बादल थे। किनके? रतन सिंह गोरा वो बादल, तो इनके ये नहीं थे। कौन थे? बालक मदन। बाकी अमीर कुछ ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया, तो उनके 1 और 3 सही थे, 2 नंबर गलत है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 गलत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है आपसे कि ये बताइएगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार की पहचान कीजिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। इन विकल्पों में कौन सा सही होगा? वो कृपाल सिंह शेखावत। हालांकि इन्होंने चित्रों में सहायता की थी, बनाया नहीं था, वो तो कोई बॉस JB बॉस थे, उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था और निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त होगा? महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके बादल महल। बादल महल है वो कहाँ पर है? बादल महल, ये बादल महल है, ये आपके कुंभलगढ़ में है। सही है ना? नहीं, बादल महल है तो कुंभलगढ़ में, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बादल महल है वो है कटारगढ़ में, और कटारगढ़ किस में है? वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ओवरऑल कहें तो 9 मई 1540 को बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई और पत्नी थी अजबदेव पवार। पुत्र हुआ था अमर सिंह, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बचपन का नाम जो महाराणा प्रताप थे इनका नाम था कीका, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व की 8वां आश्चर्य कहा था? तो वो कहा था आपको जैसलमेर को। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 4 क्यों हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहाँ पर हुआ था? राजपूताना मध्य भारत का तो 1918 की बात की रहा है, तो ये हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ था, जिनके प्रमुख नेता थे जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पटेल और आपके चांदगढ़ शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, केसरी सिंह भाट, अर्जुन लाल सेठी। फिर इसका मुख्यालय अजमेर में बना। तो दूसरी अधिवेशन हुआ था दिसंबर, ये तो आपका फर्स्ट हुआ था, दूसरा हुआ था आपका दिसंबर 1919 में। ये कहाँ पर हुआ था दूसरा अधिवेशन? ये दूसरा हुआ था अमृतसर पंजाब में। फिर तीसरा कब हुआ था? ये थर्ड इनका अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था संपन्न अजमेर में। अजमेर में हुआ था कब? मार्च 1920 में। किसने करवाया था? जमनालाल बजाज के द्वारा। फिर फोर्थ कहाँ पर हुआ था? फोर्थ हुआ था आपका अधिवेशन कह सकते हैं दिसंबर 1920 में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। और ये ध्यान रखना, ये राजस्थान में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला हुआ था कह सकते हैं दिल्ली में, दूसरा हुआ अमृतसर में, तीसरा अजमेर में और चौथा नागपुर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 5 जनवरी, तो जनवरी दे रखा है केवल 1544। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, वो मालदेव के सेनापति जैताकूपा थे और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। समझ गए ना? तो ये हुआ था मालदेव के सेनापति थे आपके जैताकूपा, और ये आपका हुआ था वर्सेज, कौन था? शेरशाह सूरी। जीत किसी हुई थी? शेरशाह सूरी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था?
ओवरऑल अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे ये कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो केवाई माता का निर्माण है ये आपके चच ने करवाया था। एक ध्यान रखना, ये केवाई माता है ये आपके नागौर में स्थित है, यानी डीडवाना कोचामन में स्थित है। और जो दजिया राजपूतों की कुल देवी है, कौन? केवाई माता। दजिया, अब सॉरी दजिया नहीं, दहिया कह सकते हैं, दहिया राजपूतों की ये क्या है, और कह सकते हैं कुल देवी है। कुल देवी कहाँ पे? कोचामन आपकी डीडवाना में। और बात करें अब देखो एक्चुअल में क्या है कि इस मंदिर का निर्माण है, मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार सामर के चौहान शासक हुए थे, कौन? दुर्लभ राज। अब दुर्लभ राज का भी कौन था? सामंत था, कौन? दादी चिक। और दादी चिक के वंश से ही संबंधित एक था राजा, वो था चच। इस प्रकार इतनी कहानी इस चच के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि किस लोग देवता ने कावड़िया पंथ की स्थापना की थी, वो थे रामदेव जी। अब भरतार जो गाना गाया जाता है वो रामदेव जी के में। पंचपीर पता होती है वो भी इन्हीं के में। बहुत सारी चीज़ें विशेषताएं इनकी। किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला लगता है, तो वो लगेगा आपके हाड़ौती क्षेत्र में। वो लगता कहाँ पर है? 12 में। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये 12 में भी शाहबाद केलवाड़ा के गांव के पास वैशाख पूर्णिमा के ज्येष्ठ अमावस्या तक चलता है। हाड़ौती का प्रसिद्ध मेला है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं क्या इसमें 3 कुंड हैं, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड। अब एक चीज़ क्वेश्चन ये बनता है कि जो शहरिया जो वो सीताबाड़ी मेला है, ये आपकी शहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? शहरिया जनजाति का, ये आपका शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यानी जो आपकी सीताबाड़ी में बात करें 12 में स्थित है, तो इसमें शाहबाद है ना केलवाड़ा गांव में, तो उसमें जब ये सीताबाड़ी का मेला लगता है तो उसे शहरी और जनजाति का कुंभ कहते हैं। बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा। अरे पीछे क्वेश्चन रह गए थे यार, एक सेकंड रुकिएगा, टाइम बहुत लग रहा है इनको कराने में। और सीधे आंसर देख लेते हैं। इसमें से सूर्य वाद्य यंत्र नहीं है। देखो सुरनाई है, अलगूजा है और नागपड़ी भी है, ठीक है। तो जो कमायचा है ना, कमायचा ये नहीं होगा सुश्री वाद्य यंत्र, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कह रहा है सम्मिलित कीजिए, जैसे अंगरखी, ताराबात, फलिया। ताराबात की ओढ़नी होती है, फलिया का मतलब होता है फल, और फलिया। अंगरखी मतलब हो जाएगा बगुतरी, ताराबात मतलब ओढ़नी, और फलिया मतलब पगड़ी। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, दूसरे का पहला ही इसमें, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, तो यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है क्षितिज मटका जिसमें दीपक जलता है, ये मारवाड़ का गुड़ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल से प्रबंध है? लच्छी राम है ये आपके लच्छी राम ये संबंधित हो जाएंगे आपके कुचामनी ख्याल से, और ये प्रवर्तक मानते जाते हैं। और इनके प्रमुख खिलाड़ी होते हैं किसके, कह सकते हैं कुचामनी ख्याल के, वो है उगम राज। सही है ना, उगम राज सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे पावना गीत कब गाया जाता है? पावना एक्चुअल में क्या है, हम ये कहेंगे कि जो ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है पावड़ा। खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? ये हो जाएंगे दलपत, सही है ना, दलपत राज। तो ये हो जाए कुमार रासों के दलपत विजय हुए। और इसमें मेवाड़ के कह सकते हैं वंशावली का वर्णन मिलता है, ठीक है, किसमें? आपके कुमार रासों में। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद यानी अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, किंतु उसका पुनर्विवेचन का पात्र, ये व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद नंबर 57 में की गई है। नेक्स्ट देखिएगा कि जिला न्यायाधीश शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो जिलाधीश की बात की जाती है तो ये लिया गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर
233 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है आपका 78 नंबर के निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है। तो ये की जाती है विधानसभा की अध्यक्षता की जाती है। तो ये किसके द्वारा, तो इसमें से कोई नहीं होगा, किसी के द्वारा नहीं की जाती, ना राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। राजस्थान में किसी जिले की प्रशासन निगरानी कौन करता है, तो वो करता है आपका राज्य सरकार। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद नंबर 59(2) में कहा गया है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जब भी आप राज्य के सूचना आयोग की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल होता है, वो होता है आपका 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, तो ये है आपकी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, ये पूछा है कि 83 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया कि नहीं किया, कि विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। किसका विधानसभा के गठन का भारतीय संविधान में उल्लेख किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके अनुच्छेद 170 में। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के एक संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है, तो इसमें है इसके राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि ये कह रहा है भारत के सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1862 में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अब पूर्ण आंतरिक की बात करें तो हम कहेंगे हीरे का चमकना ही इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व है अधातु है। तो देखो कॉपर धातु, आयरन धातु, एल्यूमिनियम धातु, जो अधातु होगा वो हो जाएगा सल्फर। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रमुख भूमिका क्या होती है, ये कहेंगे ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है, क्योंकि इसे पावर हाउस कहते हैं। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बाकी है नेक्स्ट, इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। रासायनिक के बाद होगी धातु का ऑक्सीकरण होना, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें डेंगू नामक रोग का भाग कौन होगा। एडिज एजिप्टाई मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है 91 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया था अब, और 92 देखिएगा, ये कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर होगा। तो ये तीसरा होगा, ये आपके पेरिस फ्रांस में होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला कह सकते हैं अध्यक्ष नियुक्त की गई है, तो वो की गई है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड प्रारंभ की घोषणा की है, तो वो बिहार में। ये कह रहा है रक्षा परियोजना 100% FDA लाभ लेने वाली पहली महिला कह सकते हैं कंपनी साब का संबंध किस देश से है। लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका स्वीडन। नेक्स्ट देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 96, इसमें पूछा है नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे 2025, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे, उसमें 64 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो संबंधित है आपका 97, राज्य स्तरीय विकसित भारतीय युवा सांसद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर राज्य की कितनी युवतियों का राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चुना गया है, यानी राज्य के स्तरीय विकास के लिए भारतीय श्रेष्ठ, तो इसका संबंध हो जाएगा 3 को चुना गया। नेक्स्ट है राज्य में आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी अट्टू धागे संस्कृति, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा,
कि कवि काव्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका संबंधित हो जाएगा लक्ष्मणदान कविया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नाम दर्ज करने वाली पहली महिला लाख कलाकार कौन थी, तो ये संबंधित हो जाएगी द्रौपदी मीणा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला फोर्टन क्या है, कि ये लैंग्वेज है यानी भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 1 से 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का नाम क्या है, वो उसका नाम एनिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं एक तरह से डिस्क एसेस टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर में स्थित कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस डोमेन के नाम से प्रबंधित किया जा सकता है, उसे डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 4 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में कुल कितने मार्जिन होते हैं, इसमें 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट राइट और अप डाउन, यही होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अब मैथ आ रहा है। अब मैथ में एक्चुअल में क्या है कि मैं वैसे सॉल्यूशन करके बता ही देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्चुअल में 106 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि ये आपको दे रखा है, इसमें एलसीएम एचसीएफ क्रमशः ज्ञात की। ध्यान रखिए जितनी घात माइनस में कम होगी ना वही एलसीएम होगा बड़ी संख्या, एचसीएफ यानी जितनी बड़ी घात होगी माइनस में वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें देखिए ध्यान से माइन यानी 2 नंबर पर देखिए, 2 नंबर मीन्स ये है कि 5 की घात 9 है ना, ये सबसे छोटी घात है माइनसों में, तो यानी ये सबसे बड़ी संख्या है। तो 5 की घात -9 है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ सबसे बड़ी घात कौन सी है, वो 16 हो जाएगी। तो 5 की घात -16 है, ये एचसीएफ हो जाएगा। हमें क्या पूछा था कि एलसीएम बताइए, एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा 5 की घात 9 और एचसीएफ हो जाएगा 5 की घात कह सकते हैं 16। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, या सी नंबर ऑप्शन। 12 शिक्षकों की आयु 64 दी रखी है, उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल हो जाता है, उसकी औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, नए शिक्षक की आयु क्या होगी। अगर हम 64 गुणा 22 करें, 64 गुणा 22 करें तो ये संबंधित आएगा, 64 गुणा 22 करेंगे तो करीबन 1308। अब कि एक्चुअल में क्या कह रहा है कि 22 शिक्षक था ना उसका औसत था, अब कह रहा है एक शिक्षक बढ़ गया तो ये 23 हो गए, इसमें एक औसत बढ़ गया यानी 65 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1495। अगर आप है 1495 से 1308 घटाएंगे तो समथिंग ये आएगा 87 वर्ष। करके देख लेना, ये औसत से पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 108। 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं, 30 सेकंड, 45, 60 सेकंड और 120 सेकंड लाल संकेत करती है। यदि ये ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ की जाए तो एक साथ में जो कह सकते हैं सभी एक समय पर लाल संकेत करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे कि इनका 30 का, 45 का और 60 का और आपके 120 का। इनका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा कि 45 × 8 ये आएगा 300 करीबन 60। तो 360 का मतलब है 360 सेकंड पर ये एक साथ बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर फिर 108 का टी सही हो जाएगा। आप करके देख लेना, आप 2 से दे के भाग 3 के यानी कम संख्या से फिर लास्ट में जाके ये सभी कट जाएंगे, जैसे आप गुणा करेंगे तो 360 सेकंड आएगा, या कह सकते हैं एलसीएम आएगा। एक पुस्तक विक्रेता उसके अंकित मूल्य पर 16/25 बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। अगर मान लीजिएगा मैं इसका अंकित मूल्य 25 मान लूँ और तो फिर इसका विक्रय मूल्य 16 हो जाएगा एचपी। अब बताइए क्या बताना है कि अनुपात बताइए, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 25, अंकित मूल्य हो जाएगा 25, विक्रय मूल्य हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। रमेश का वेतन है वो रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी जो आपके रमेश का वेतन है वो रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी 120 अधिक है 100 से, यानी 100 का रमन 100 है तो इसका 20% अधिक है। अब एक्चुअल में क्या है, रमेश है 33,750 रुपये बचाता है, कब, जो उसके वेतन का 75% है। एक्चुअल में क्या है कि इसका 75% आपको निकालना होगा, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 120 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा बताया ना, 3 और 4 13 यानी 90 आएगा। तो ये 90 की जो वैल्यू है ना वो दे रखी 33,750, सही है ना, सही है। ये वैल्यू दे रखी है
750 की, बट्टे में 9 वो 90 हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है तो उसके वेतन प्रति तो रमन की वेतन कितना है, रमन मतलब ये इसका वेतन, तो 100 का गुणा कर देंगे 10 से, एक इसका इससे गुणाएंगे और 9 का भाग देंगे तो करीबन आएगा, आप करके देख लेना, ये आएगा 32,500, नहीं 32 नहीं 37,500। आप भाग दे के देखेंगे तो 37,500 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 से 11। एक्चुअल में क्या है कि इसमें पूछा गया है कि आपको जैसे एक कार है 272 किलोमीटर की दूरी है, वैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, और अगली जो 85 किलोमीटर की दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा को औसत चाल बताइएगा। आप भी जानते होंगे औसत चाल बराबर हो जाएगा 4 बटे औसत चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। एक्चुअल में क्या है कि इसमें औसत पूछी है तो इसमें कुल दूरी बटे कुल समय आ जाएगा। मैं इसे एक एक करके बता दूं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमने तय की थी इसकी, तो 272 बट्टे में हो जाएगी 40, इसे काटेंगे तो ये आएगा करीबन 6.8 घंटे। अगर सेकंड करेंगे, सेकंड में से ये कि जो 85 किलोमीटर की दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसका जो टाइम निकल के आएगा वो करीबन आएगा 1.7 घंटे। अब ये टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल दूरी हमें पता पड़ेगी 272 और 85, तो इन्हें करेंगे कि औसत चाल बराबर फिर दोबारा से अब निकालेंगे टोटल दूरी कितनी है, 272 और 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा करीबन 357, ठीक है। और आपकी समय कितना लगा था 6 और 1 7 और 7 और 1 8 और 8.5 दोनों को जोड़ेंगे तो अगर इसका भाग देंगे तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली आपकी औसत चाल निकल के आई है। एक्चुअल में आपका कोई अन्य तरीका आता है तो उससे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर होगा 112 देखिएगा, 512 का 64% प्लस 215 का 40% कितना होगा। आप तो 512 कर लीजिएगा, 512 गुणा 64 बट्टे 100 प्लस ये करेंगे 215 का करेंगे 40 बटे 100। आप इसे जब काटा पीटी करके जोड़ेंगे तो ओवरऑल निकल के आएगा, इन सभी को कर लेंगे तो ये आएगा करीबन 426.58। तो इसमें 426.58 ऑप्शन नंबर 2 आसान है, कर लेना, आपका खुद से कर लेना, हो जाएगा आराम से। ये कह रहे एक्स और वाई ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, एक्स और वाई ने एक व्यापार प्रारंभ किया था। एक्स ने 8,000 रुपये लगाए, ठीक है, फिर वाई ने कितने लगाए तो निवेश किया तो 6 महीने बाद है जेड भी। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, आप देख लेना खुद से, ठीक है, ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है, यदि इसमें 35% की छूट की जाए तो वस्तु पर अंकित मूल्य कितना होगा। इसका विक्रय मूल्य ये दे रखा है, यानी मान लीजिए कोई 35 बटे हम 100 कर लेते, परसेंट बेस भी कर लेते, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे तो 20, यानी 20 रुपये की कोई चीज़ थी। अब ये क्या कह रहा है 35% की छूट देता है, यानी 20 पे 7 की छूट देगा तो इसे कितने में बेचेगा 13 में। 13 की वैल्यू दे रखी है 1690। अब हमें पूछा क्या है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना था 20 था। अब इसे काटेंगे 13 का 13, 13 39 0 130 गुणा 20 करें 13 2600। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसे देखिएगा, ये कह रहा है अरविंद ने एक काम को 20 दिन में, बक्सी ने 22 दिन में पूरा किया, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन में करते हैं तो शेष कर क्या होगा। मतलब अरविंद करता है 20 दिन, बक्सी करता है इसे 22 दिन में, इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का ले लेंगे एलसीएम तो 220 ही आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो ये 11 बार, इसका भाग देंगे तो 10 बार। एक्चुअल में क्या है कि इतने दिन में पूरा करें, तो ये दोनों मिलकर उसे 5 दिन में करें, तो इसे जोड़ेंगे तो 21 गुणा इसमें से 5 कर लेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 105 काम कर लिया इन्होंने 5 दिन में। तो इसे इसमें से घटाएंगे तो इसमें से बचेगा 5, यहाँ पर रहेगा 1 और ये 115 बचा शेष काम। अब 115 शेष काम बचा है ना, वो 220 में से बचा है। अब इसे काटा पीटी कर लेना तो आपका है आंसर आएगा
23/44, क्योंकि इसे 5 से काट लेना, 5 दूनी 10, 5 3 15, इसे काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 23/44 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात ये दे रखा है। यदि परिवार का व्यय इतना दे रखा है तो परिवार की बचत क्या होगी। मान लीजिएगा यहाँ पे आपने दे रखा था आय अनुपात व्यय, तो आय थी 19 रुपया, खर्च कर दिया आपने 13 रुपया, बचा कितना 6। अब ये कह रहा है परिवार का व्यय कितना है, आप कह रहे हैं कि 29,510 है, हम कह रहे हैं कि ये 13 है, आप कह रहे हैं तो परिवार की बचत कितनी है, हमने कहा था 6, तो गुणा करेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो काटा पीटी करने पर क्या आएगा, काटा पीटी करने पर आपका आएगा 13,620। अब ये मैंने डायरेक्टली बताया था, अब इतनी तो काटा पीटी आप भी कर लेना। किसी धनराशि 20% किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज है, धनराशि का 2/5 तो वार्षिक दर। सिंपल सा लॉजिक है, हमें आर चाहिए। आर का मतलब होता है कि हमें SI × 100 बचा क्या P × T। तो देखिएगा SI कितनी है कि आपकी ब्याज दे रखी है 2 और ये दे रखा है, यानी ये 5 है, ये P है, 2 है वो SI है। अब SI हमें 2 दे रखी है, गुणा करेंगे 100। मूलधन कितना दे रखा है 5 दे रखा है, समय कितना दे रखा है 20 बार, तो इससे काटेंगे 5 बार, 5 से 5 तो यानी टोटल 2 आएगी परसेंट दर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमूल ने अपने उत्पादों 20% वृद्धि यानी 20% बढ़ा दिया, न लाभ हो न हानि हो, उत्पादों के बेचने पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। अच्छा, पहले 100 थी कोई चीज़, ठीक है, 20% बढ़ा दी तो 120 हो गई। अब कह रहा है न लाभ हो न हानि हो, तो इसे फिर 100 करने में कितने की कमी हुई, यानी 100 करने में इसे कितने की कह सकते हैं कमी हुई, 20 की, कितने पर 120 पर, गुणा 100। ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0, 2 से काटेंगे 6, 6 से काटेंगे तो 6 × 6 बचेगी कितनी 4, और 6 × 36 बचेगी कितना 4/6, 2 से काटें 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, किसी में 16 सही 2/3, किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा, तो और काटते हैं। कहाँ पर गलती कर दी हमने, ये 1 सेकंड रुकिएगा, कोई ना कोई गलती तो करी है हमने, जब ही नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ जाएगा। अब देखो, जैसे ये कह रहा है कि अनमूल्य उत्पादों में मूल्य में 20% की वृद्धि कर दें, ठीक है, 20 की वृद्धि का मतलब 20/100 यानी 1/, हो जाएगा। 4 से काटेंगे, वो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, और इसे काटेंगे तो 5 से 20 बार। अब ये एक्चुअल में क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि करती, कोई काम था 20 था, जो 4 जोड़ दिया था 24 हो गया, ठीक है, और न लाभ हो न हानि हो, तो इससे फिर हम 20 करेंगे तो इसमें कितने की कमी, 4 की कितने पर 24 पर गुणा करेंगे किसका 20 का, तो 4 से 6 10 3 तरह का 9 और 1/3। तो यार कहाँ पर गलती हो रही है यार, हम पर तरीका क्यों नहीं बैठ पा रहा है ये चलो छोड़ो सबको, हम कहेंगे इसका एक ट्रिक ये होती है कि क्या होगी इसकी ट्रिक, कि इसे एक बार रब करते हैं। अब हम पे ये क्या है कि तरीका ये बैठ नहीं पा रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब मैं इसका एक तरीका बताता हूँ जो आपकी मथुरिया बुक में दे रखा है, ठीक है, मैं उस तरीके से करता हूँ, मैं डायरेक्ट चाह रहा हूँ कैसे भी निकल जाए। देखो एक्चुअल में क्या है कि हम कहेंगे मूल्य बट्टे, ये आपकी एक ट्रिक है, जैसे मूल्य कोई दे रखा है, मूल्य वृद्धि कितनी हुई थी, अब वो कह रहा है मूल्य वृद्धि हुई ना, मूल्य वृद्धि के बाद उत्पाद का मूल्य क्या होगा। एक्चुअल में क्या है, जैसे मूल्य वृद्धि है ना, इसे यहाँ पर लग लो, मूल्य वृद्धि के बाद उत्पाद का मूल्य। अब इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होगा, ये 100 का गुणा करते हैं, जैसे कि कितने की वृद्धि हो रही है 20 की। अब मूल्य की वृद्धि के बाद उत्पाद का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने 100 मानी, उससे कितना कर दिया 120 कर दिया, तो ये 120 है ना, ये वृद्धि की बात है, और गुणा 100 ये कह रहा है। 0 से 0, 2 से काटें 6, 6 से काटिएगा 100 को, 2 से काटें 50, 2 से काटेंगे 3, तो 20 कह सकते हैं 50/3। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और देखो कोई ना कहीं गलती कर रहा हूँ मैं, जिस वजह से हो नहीं रहा हूँ, ये आसानी से हो जाएगा, नहीं तो ये इस ट्रिक से कहिएगा। कितने की वृद्धि करी थी 20 की, कितना अब ये कह रहा है मूल्य के बाद का उत्पाद का मतलब 20% जोड़ने के बाद 120
गुणा 100 करेंगे तो वो ये 50/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि समरीन है और गरिमा के एक साथ मिलकर काम 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी समरीन और आपकी गरिमा दोनों मिलकर कितने 8 दिन में। समरीन अकेले काम करे तो उसे 10 दिन में कर सकती है। तो समरीन अकेली करेगी तो 10 दिन में कर सकती है पूरा, ठीक है। अब कह रहे हैं गरिमा ने अकेले उसे कितने दिन में किया, तो दोनों का एलसीएम 80 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये 10 बार और इसका करेंगे तो ये 8 बार। अब पूछा क्या लास्ट में, गरिमा अकेले ऐसे काम को कितने दिन में है। तो अगर हमें दोनों में से अगर जो आपकी कौन है ये सब मतलब समरीन है इसे घटा देंगे तो गरिमा बचेगी, उसकी कार्य क्षमता एक दिन की 2 बचेगी। फिर क्या कह रहा है, तो गरिमा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, तो 80/2 यानी वो 40 दिन में कर देगी। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं टी सही हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जो 4th ग्रेड में है ना बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि जो 1st ग्रेड के टीचर होते हैं ना, जिन्हें करीबन नहीं तो 70 से लेकर 1 लाख तनख्वाह मिलती है पर मंथ, उसमें भी इतना लेवल टफ नहीं पूछ रहे जितना 4th ग्रेड में जिसमें 22-23 हज़ार रुपये मिलेंगे इतना टफ पेपर बना दिया है इन्होंने। यानी जो कलाम क्यों ये उत्कर्ष वाले हैं उन्होंने, तो इस वजह से नहीं करा रहे, ठीक है। इतना टफ नहीं आएगा, आप देख लेना यार, पेपर कितना भी लेवल टफ का बनाएंगे ना तो भी नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन उन पर, बहुत ही आसान आएंगे। बाकी हमने देखो 119 क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।